वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में 11th के एनसीईआरटी से ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म कर चुके थे। यह है चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 तक यानी 8.21 तक खत्म कर चुके हैं। आप पेज नंबर 202 निकाल सकते हैं बुक 1 में एनसीईआरटी की। और एडिशनल एक्सरसाइज के ये 4 सवाल बचे हुए हैं जो खत्म करके फिर एग्जाम्पलर भी मैं करवा दूंगा बच्चों इसमें आपको। एग्जाम्पलर के बाद हम एससी वर्मा भी कर लेंगे, वो पैरेलल में चलाएंगे और साइमल्टेनियसली नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, यानी सेकंड बुक का पहला चैप्टर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स फ्लूइड्स वगैरह वो सब पढ़ेंगे हम। सो एट प्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 22 8.22 एज यू हैव लर्नड इन द टेक्स्ट ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, है ना। नाम पर गौर करें तो स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। geostationary satellite orbits the earth at a height of nearly 36,000 kilometer, जिसका जिक्र मैंने कई बार किया previously भी, from the surface of the earth. What is the potential due to earth's gravity at the site of this satellite? हमें potential निकालना है, तो potential का फॉर्मूला होता है -gm/r. Take the potential energy at infinity to be 0. अगर रेफरेंस हम ये ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला काम करेगा। मास ऑफ द अर्थ हमें दिया हुआ है, रेडियस हमें दी हुई है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सॉल्यूशन पता लगा सकते हैं, क्योंकि हाइट में क्योंकि स्मॉल आर अगर हम मान रहे हैं सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस लेंगे तो 6400 में 36,000 किलोमीटर जुड़ेंगे। वो आपको रखना होगा आर की जगह, कैपिटल जी आप जानते हैं, और ये रहा मास ऑफ अर्थ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं 8.22 का, तो -9.4 इंटू 10⁶, और पोटेंशियल की यूनिट है जूल पर किलोग्राम। और सॉल्यूशन अगर देखेंगे अगर हम, तो ये रहा सॉल्यूशन 6400 प्लस 36,000, वो x के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे इक्वल टू x होना चाहिए, r प्लस r। तो 4.24 इंटू 10⁷, बस यही इसमें सोचने की बात है, समझने की बात है कि ये r प्लस एच या r प्लस आर को हमने रखा। स्मॉल r इज r प्लस एच। अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन इज हियर r प्लस एच माइनस जी एम अपॉन r प्लस एच, और इसको हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 23। ए स्टार, कोई तारा है, 2.5 टाइम्स द मास ऑफ दिस सन। ये 2.5 टाइम्स ही जो है, इसी को आप दिमाग में बिठा लीजिए, CSL चंद्रशेखर लिमिट, द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मास, एंड कोलैप्स टू ए साइज ऑफ 12 किलोमीटर। कोलैप्स हो गया। कोलैप्स होता है कब? व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है तब भी कोलैप्स हो जाएगा, या ब्लैक होल बनेगा तो। ओके 12 किलोमीटर में कोलैप्स हो गया विद ए स्पीड ऑफ 1.2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इस स्पीड से घूम रहा है ना, पल्सर बन गया, न्यूट्रॉन स्टार पल्सर। एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट स्टार्स ऑफ दिस काइंड आर नोन एज न्यूट्रॉन स्टार्स, इनको न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। अगर आपने यूनिवर्स से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी हो, तो बर्थ ऑफ ए स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, तो वहां पे एक तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। अगर मास इससे थोड़ा सा ज्यादा होता तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, मास इतना है सन के मास के बराबर या से कम, तो वो बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार, जिसको हम पल्सर भी बोलते हैं क्योंकि ये रेडियो वेव्स एमिट करते हैं। ओके, सर्टेन स्टेलर ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड पल्सर्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। Will an object placed on its equator remain stuck to its surface due to gravity? ये पूछा जा रहा है। कौन रोकेगा उसको चिपकने से सरफेस से? ये जो घूमना है इसका, इसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा है, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, उसकी वजह से छिटक कर वो दूर जाना चाहेगा। ठीक वैसे जैसे जब आप किसी बॉल को घुमाते हैं और उस पर कोई पानी की बूंद गिरी है बॉल पर, तो वो पानी की बूंद छिटक कर दूर हट जाती है। ठीक वैसे जैसे कपड़े धोने वाली मशीन में, वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी छिटक कर दूर निकल जाता है, तो वही सिचुएशन यहाँ पर होगी। विल एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स इक्वेटर रिमेन स्टक टू इट्स सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी? मास ऑफ दिस सन हमको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻30 kg। तो इससे हम इसका मास निकाल लेंगे, उससे हम mv²/r निकाल लेंगे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। ठीक है, मैं आइडिया दे रहा हूँ पूरा, ऐसे आप करें इसको, वीडियो को आगे पॉज करके। और mv²/r अगर g/m/r² से ज्यादा हुआ तो ये रोक नहीं पाएगा, और g/m/r² यानी ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हुआ तो रुक जाएगा। सो यू कैन कैलकुलेट लाइक दैट। सो 8.23 का आंसर
gm/r² हमने कैलकुलेट किया, ω²r कैलकुलेट किया। अब यहां पर क्या है कि मास मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने निकाल लिया, gm/r² इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2.32 10^12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट से आप देख रहे हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल लिया, उससे मास डिवाइड कर दिया, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है। तो हम देख रहे हैं वो तो कम है और ये बहुत ज्यादा है, तो चिपका रहेगा। हियर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन। Thus, in the rotating frame of the star, the inward force is much greater than the outward centrifugal force at its equator. The object will remain stuck and not fly off due to centrifugal force. Note, if angular speed of rotation increases by a factor of 2000, the object will fly off. अगर उसको बढ़ा दें 2000 से, तो आप यहाँ देखिए पावर 2 आ रही है, तो पावर 6 एक्स्ट्रा आ जाएगी और ये 1.1 ज्यादा हो जाएगा, तो ये उड़ जाएगा। अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने कैलकुलेट किया। अब इसमें हमने उसका मास भी ले लिया, तो ये थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन हो गई। mr⍵², दोनों तरह से कर सकते हैं, पर हम प्रेफर करेंगे अगर शॉर्ट में काम हो जाए, यानी इस स्मॉल m को पिक्चर में नहीं लाएंगे, जैसे कि एनसीईआरटी में कैलकुलेट किया, स्मॉल m को पिक्चर में नहीं लाएंगे तो हमारा काम ज्यादा आसान होगा। हाँ, ये जो रिवोल्यूशन पर सेकंड है, आपको ध्यान रखना है, ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए 2π ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओमेगा में कन्वर्ट करना है तो 2π यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली ओमेगा नहीं दिया हुआ है, तो 2π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ए स्पेसशिप इज स्टेशनड ऑन मार्स। आने वाले टाइम में ऐसा होने भी वाला है कि, और रिसेंटली अगर अभी जिस डेट पे आपका लेक्चर चल रहा है बात करें अगर हम, तो बच्चों अखबार में अगर आपने पढ़ा हो तो एक तो सैटर्न शनि ग्रह और दूसरा जो है जुपिटर, बुध बुध नहीं सॉरी बृहस्पति, जुपिटर और सैटर्न, ये दोनों अभी दिख रहे हैं। आप देखना शाम के वक्त पश्चिम दिशा में देखना है ना, वेस्ट में, शाम के वक्त वेस्ट में बहुत ही पास दो चमकीले तारे आपको नजर आ रहे हैं। जो ज्यादा तेज चमक रहा है बच्चों वो है जो हमारे ज्यादा पास है, यानी बृहस्पति, जुपिटर, और जो थोड़ा कम तेज चमक रहा है वो शनि है। और इनके बीच की दूरी घटती जा रही है और 21 दिसंबर तक ये दूरी घटेगी इनके बीच की। तो पहचान क्या है कि वो तारे हैं या ग्रह हैं, तो सीधी सीधी पहचान ये बच्चों, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते। स्टार्स डू ट्विंकल बिकॉज उनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उनसे हम तक आने वाली रोशनी बहुत कम होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, कभी हमारी आंख तक पहुंचती है कभी नहीं पहुंचती है, इसलिए टिमटिमाने वाला इफेक्ट आता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और ये जो ग्रह हैं इनसे जो रोशनी हम तक आ रही है वो इतनी ज्यादा है कि हमेशा हमारी आंखों तक वो रोशनी पहुंच जाती है और ये टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि ये तारों के तुलना में पास है। अच्छा, शाम के वक्त ही क्यों दिखेंगे? ग्रहों के पास अपनी कोई रोशनी तो है नहीं, तो ये तो क्या सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सन जब हॉरिजन से नीचे जा रहा होता है तो एंगल कुछ इस तरह का बनता है कि शाम के वक्त 6-7 बजे के वक्त से लेकर 8-9 बजे तक आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा चमकीले होंगे जब एंगल प्रॉपर होगा जहां से आप देख रहे हैं। Okay, let's get back to the question. Spaceship is stationed on Mars. How much energy must be expended on the spaceship to launch it out of the solar system? वहां भेजने के लिए कितनी एनर्जी उस पर खर्च की गई? मास ऑफ द स्पेसशिप 1000 किलोग्राम है। मास ऑफ द सन 2 × 10⁻30 kg है। सोलर सिस्टम से बाहर भेजना है हमको इसको। मार्स का मास भी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ मार्स भी दी हुई है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मार्स सब कुछ दिया हुआ है। सो जस्ट थिंक अबाउट, जब हमने एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था अर्थ के लिए, तो एनर्जी कंसिडरेशन लगाया था, वही एनर्जी कंसिडरेशन हम मार्स के लिए लगा देंगे और काम हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो एंड डू योरसेल्फ, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जवाब है 3 × 10⁻11 जूल एनर्जी देने पर ऐसा होगा। कैसे? सब गिवन डेटा हमारे पास है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्पेसशिप due to gravitational attraction of the sun, potential energy of spaceship due to gravitational attraction of Mars, ये
और काइनेटिक एनर्जी जो है वो वहाँ पे रेस्ट पर है, रुका हुआ है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सन की वजह से प्लस मास की वजह से। अर्थ के केस में हमने सन को कंसिडर नहीं किया था क्योंकि ये सिर्फ अर्थ से बाहर भेजना था, यहाँ सोलर सिस्टम से बाहर भेजना है, तो हम सन का मास कंसिडर, सन का इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रॉकेट आउट द ऑफ द आउट द स्पेसशिप फ्रॉम द सोलर सिस्टम। तो जितनी एनर्जी नेगेटिव में है उतनी ही पॉजिटिव में देनी होगी, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और इतनी एनर्जी पॉजिटिव में उसको दे देंगे तो काम बन जाएगा। अब यहाँ जो एक फैक्ट दिखाई देता है हमें, जो हमारे दिमाग में आ सकता है कि बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके मास का इफेक्ट भी तो लेना चाहिए, उसकी वजह से भी तो पोटेंशियल, क्योंकि सोलर सिस्टम से बाहर भेज रहे हैं, सोलर सिस्टम में अकेला सूरज नहीं है और दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, 9 प्लैनेट्स आर देयर। 9 है कि 8 ही रह गए। अपडेशन ये है, प्लूटो को पहले हटा दिया था, फिर शामिल किया, फिर हटा दिया। अभी एट प्रेजेंट प्लूटो प्लैनेट है या नहीं है, जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम गूगल। ओके, सो अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो अवेलेबल। गिवन डेटा हमने सारा लिखा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, उतनी एनर्जी अगर दे देंगे प्लस में तो काम बन जाएगा, और ये एनर्जी है 6 × 10⁻11 जूल। बाकी प्लैनेट्स का मास हमने शामिल नहीं किया क्योंकि इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पर भी आप देख लें, जो मेन इफेक्ट है वो सन की वजह से आएगा, और जहां वो ऑब्जेक्ट रखा है मार्स की वजह से आएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली। रॉकेट को हमने सीधे सीधे फायर किया वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स। तो मंगल ग्रह की सतह से हमने रॉकेट को फायर किया, स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ 20% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट, खो देता हो, ड्यू टू मार्शियन एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस मिलेगा और उसकी वजह से 20% ऊर्जा उसने खो दी। हाउ फार विल द रॉकेट गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स बिफोर रिटर्निंग टू इट, कितना दूर जा पाए। जैसे एस्केप वेलोसिटी के बराबर दे दे तो हमेशा के लिए चले जाता है, उससे कम दिया तो वापस लौट के आएगा। मास ऑफ मार्स 6.4 × 10⁻23 kg, रेडियस ऑफ मार्स 3395 किलोमीटर। यानी जो कुछ हमने अर्थ को बेस लेकर कैलकुलेट किया था, अभी मार्स को बेस लेकर। मान लीजिए फ्यूचर में मंगल ग्रह पर रहने की कोई व्यवस्था होती है, अभी तक तो ये हुआ था कि मंगल ग्रह तक भेजने की व्यवस्था थी, वहां से लाने के लिए कोई गारंटी नहीं दे रहा था। ठीक है, भेजने के लिए तो सीट भी बुक हो चुकी है, यान बन चुका है जो लेकर जाएगा यात्रियों को, वापस लाने की गारंटी नहीं। तो वहां रहने बसने की कोई व्यवस्था हो जाती है तो ये सब कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी मंगल ग्रह के लिए भी। ओके, सो यू कैन पॉज वीडियो एंड कैलकुलेट लाइकवाइज। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर ये कि 20% ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तो उसके लिए आपको कंपेंसेशन सॉल्यूशन में लगाना होगा। आंसर है 495 किलोमीटर, यानी 495 किलोमीटर जाकर वो वापस आ जाएगा। कैसे, ये देखिए, मास ऑफ रॉकेट, रेडियस ऑफ मार्स, ये सब हमारे पास है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर, यहाँ पे मिसप्रिंट है, हाफ mv स्क्वायर, एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm/r। तो टोटल इनिशियल एनर्जी जो है हाफ mv स्क्वायर, जो हमने उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दी, और जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है 20% ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो गई, तो 80% बची। उसी 80% के बल पर यह ऊपर तक जाएगा, रिमेन्स टू रीच द हाइट। सो टोटल इनिशियल एनर्जी अवेलेबल जो है 80%, मतलब 80/100, 80/100 का मतलब 4/5। यू कैन कैलकुलेट इट। सो इनटू हाफ mv स्क्वायर, अब यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है, ये टोटल एनर्जी का 4/5, तो ये हमें मिल रहा है। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। ओके, एक वन ऑफ द कैलकुलेशन, टोटल एनर्जी की बजाय 20% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी का 20% हमने लिया है। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये पॉइंट, टोटल एनर्जी का नहीं लिया, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का 20%, 0.4 mv स्क्वायर माइनस gmm/r। When the rocket reaches the highest point at height h above the surface, its kinetic energy is 0, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm/r प्लस h होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने लगाया, दोनों एनर्जी को इक्वेट किया, और वहां से हमारा उद्देश्य था h निकालना। h इज द ओनली अननोन हियर, तो थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे लगेगी बच्चों, देखो कुछ कैलकुलेशन लगेगी, और
उसके बाद आप h निकाल पाएंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 495 किलोमीटर, मीटर में आएगी उसको हम किलोमीटर में बदल देंगे। अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन इज हियर। हमने सबसे पहले गिवन डेटा सब कुछ लिख लिया, रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में बदली, मार्स का मास 6.4 10 पावर 23 केजी। तो ये दिमाग में बिठाइए, डेटा काम का है। जैसे अर्थ का मास आप जानते हैं 6.4 इंटू 10 पावर 24 केजी, यानी मार्स जो है, मार्स यानी कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पृथ्वी से थोड़ा कम मास है उसका, 10 पावर 23। रेडियस ऑफ मार्स 3395 किलोमीटर, तो 3.395 इंटू 10 पावर 6 मीटर। इस डेटा को भी दिमाग में बिठाइए। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो 6400 के लगभग आधी, ये मान लें हम। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, वो तो फिक्स है, मास ऑफ रॉकेट इज स्मॉल है। तो काइनेटिक एनर्जी रॉकेट की हाफ एमवी स्क्वायर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल इनिशियल एनर्जी दिस मच, 20% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस, तो हमने वही जैसे पहले किया था 0.4 एमवी स्क्वायर माइनस जीएम बाय आर। मैक्सिमम हाइट अगर h तक जाता है तो h हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस जीएमएम अपॉन आर प्लस एच। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने लगाया, दोनों को इक्वेट किया, और फाइनली यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन आपको करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप चलकर h की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस फॉर्मेट में, और फिर फाइनली सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकालेंगे जो आएगा 495 किलोमीटर। तो दैट्स ऑल बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, और पैरेलल में बीच बीच में कंपटीशन प्रोफाइल पे भी जाएंगे, और ये जो एग्जाम्पलर है उसके क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा। सो बी अवेयर, वो इस प्लेलिस्ट का पार्ट नहीं होंगे, वो डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाएंगे हम। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।